हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स में इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है। गैस है लेकिन एक हार्मोन का काम करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे CSIR UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के यूनिट नंबर 6 का पार्ट है, यानी सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट। लेकिन ये जो आपका हार्मोन है इथाइलिन, ये हार्मोन आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी बॉटनी से रिलेटेड हैं, प्लांट से रिलेटेड एग्ज़ाम है, सभी में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको प्लांट हार्मोन की सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये आपका सिलेबस है इन योर CSIR एग्ज़ाम। सो दिस इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ इन द डी पार्ट प्लांट हार्मोन्स। इसकी बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम हर हार्मोन के बारे में ये पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं? आप टेज एंड जिगर पढ़ सकते हैं, रॉस सेलिसबरी पढ़ सकते हैं, बुशनन एंड ग्रिशम और जॉन्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोचर एंड गुजराल की बुक भी पढ़ सकते हैं। सब प्लांट फिजियोलॉजी की अच्छी बुक्स हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। कमिंग टू द पार्ट दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन का केमिकल नेचर होता है गैस। ये गैस फॉर्म में रहती है, मिथियोनिन से सिंथेसाइज होती है, यानी मिथियोनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड से सिंथेसिस होती है, आपका बनता है इथाइलिन। इट इज़ द ओनली हाइड्रोकार्बन विच आर प्रोनाउंस्ड विच विद अ प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन प्लांट, यानी कि ये अकेला ऐसा हाइड्रोकार्बन है, एज यू कैन सी C2H4, जो कि प्लांट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट रखता है। कहाँ बनता है? लगभग सभी टिश्यूज़ में बनता है। जनरली स्ट्रेस के टाइम पर बनता है, स्पेशली जब सीनेसेंस से एजिंग होती है। सीनेसेंस मतलब कि एजिंग होती है या फ्रूट की राइपनिंग होती है। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये गैस है तो गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन से होता है। सो ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की फॉर्म में डिफ्यूज हो जाते हैं अपनी साइट ऑफ सिंथेसिस से, जहाँ पर भी इसको जाना है वहाँ चले जाते हैं। इसका रोल कहाँ आता है? फ्रूट राइपिंग में मेनली। स्पेशली अगर हम बात करें क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में, जैसे एप्पल्स हो गए, बनाना हो गया, एवोकेडो हो गया, इसमें फ्रूट राइपनिंग कॉज करता है। लीफ एंड फ्लावर के सीनेसेंस में, लीफ एंड फ्रूट के एब्सिशन में हेल्प करता है इथाइलिन। कैसे आप बायो ऐसे करते हैं? तो देखिए, इथाइलिन को मेजर करने के लिए आप एक गैस टाइट कंटेनर में, एक कंटेनर है कोई, और इस कंटेनर को आपने पूरा टाइटली क्लोज किया हुआ है पूरी तरीके से। एंड अगर आप इस टाइटली क्लोज्ड के अंदर एक सैंपल रखते हैं, कोई भी सैंपल, मान लीजिए हमने एक सैंपल रख दिया है, दिस इज द सैंपल, और ये सैंपल क्या करेगा? गैस इवॉल्व करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस में है तो ये गैस इवॉल्व करेगा, और उस गैस को आप गैस क्रोमेटोग्राफी से चेक कर सकते हैं। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका होता है, वो होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्या होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स में? जब आप किसी भी सीड को जर्मिनेट करते हैं डार्क में, यानी अंधेरे में, और उसके ऊपर अगर आप कोई मैकेनिकल बैरियर भी रखते हैं, यानी कि कोई पत्थर रखते हैं, कोई भारी सी चीज़ रखते हैं, तो आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जो कि इथाइलिन का कैरेक्टरिस्टिक है। यानी इलोंगेशन कम होगा, हाइपोकेटाइल जो होगा वो मोटा होगा, स्वेलिंग हो रही होगी, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है, राइट। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी लेंथ भी शॉर्ट है। दूसरी बात, एपिकल हुक जो होगा वो एक्सैजरेट हो जाएगा, यानी जो हुक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ इथाइलिन। सो जब आप डार्क ग्रोन सीडलिंग्स को एक्सोजिनस इथाइलिन से ट्रीट करते हैं तब भी आपको सेम रिस्पॉन्स मिलता है। इसे हम ट्रिपल रिस्पॉन्स फिनोटाइप कहते हैं। तो ये बायो ऐसे हम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? तो इथाइलिन, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग सभी पार्ट प्लांट के प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि भाई टिश्यू का टाइप कौन सा है और उसका डेवलपमेंट का स्टेज कौन सा है, यानी किस टिश्यू टाइप के बनेगा और किस टाइम पर बनेगा ये डिपेंड करेगा, लेकिन बनता सब जगह है। जनरली जो आपके मेरिस्टेमेटिक और नोडल साइट्स होते हैं सबसे एक्टिव रीजन है, यानी हमें दो चीज़ें पता चली क्या? वैसे तो सभी जगह बनता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक रीजन में और जो नोडल साइट्स होती हैं वहाँ पर ज़्यादा बनता है। इथाइलिन की बायोसिंथेसिस लीफ एब्सिशन के टाइम पर बढ़ जाती है। लीफ एब्सिशन, जब लीफ बहुत एज हो जाती है, तो जब लीफ को आपको टूटना होगा, यहाँ से टूटने वाला टाइम आ जाता है, एब्सिशन का टाइम आता है, फ्लावर के सीनेसेंस का टाइम आ जाता है, यानी फ्लावर के टूटने का टाइम आता है, या फ्रूट के पक जाने का टाइम होता है, और जो वो खुद से गिरता है अपने आप टूट के, उस समय सबसे ज़्यादा सिंथेसिस हो जाती है।
एनी काइंड ऑफ वुंडिंग, यानी किसी भी तरीके का कोई घाव हो जाए, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाए, चाहे वो बायोटिक है, एबायोटिक है, फ्लडिंग हो गया, चिलिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, ड्रॉट स्ट्रेस हो गया, कोई भी टाइप का स्ट्रेस है, हर टाइप के स्ट्रेस में आपका इथाइलिन बनेगा ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं इथाइलिन इज अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट। क्या है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगला पॉइंट आता है क्या, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, अगर आप ऑक्सिन के बारे में भी जानना चाहें तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्लास में वीडियो कैसी लगी है। इसके लिए आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिले, और कोई भी हार्मोन पे काम करना है, बात करनी है, आप बोल सकते हैं। अब ऑक्सिन की सिंथेसाइज जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो चुकी है, एप्रिशिएबल अमाउंट में हो चुकी है इन द पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स, तब उससे क्या होता है, इथाइलिन का प्रोडक्शन हो जाता है। आपको पता है कि ऑक्सिन की सिंथेसिस ना जनरली जो एपिकल मेरिस्टेम है वहाँ पर होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है, या फ्लावर के जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं वहाँ पर होती है। तो अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ऑक्सिन बन गया है तो ये ट्रिगर करता है कि इथाइलिन का भी प्रोडक्शन हो, जिसकी वजह से फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है। और जब ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है down from the apical meristem of the shoot, it induces the synthesis of ethylene in the tissues around the lateral buds। इसकी वजह से उनकी ग्रोथ को भी ये रोकते हैं। यानी कि ये मान के चलिए इस तरीके से एक एपिकल बड है और यहाँ पर एक लेटरल बड है। ओके, ये लीफ है, मतलब ये एक जो भी एक प्लांट है इसकी ये एपिकल बड है। तो एपिकल बड से ऑक्सिन की सिंथेसिस होके ऑक्सिन नीचे की तरफ मूव करता है। तो जब नीचे की तरफ मूव करता जाता है तो वो ना नोड्स से, जैसे मैंने आपको बताया था नोडल पार्ट्स में, तो जो नोड्स होंगे वहाँ पर ही पार्ट आएगा लेटरल बड का। तो जो नोड्स होते हैं, ये नोड है, इस नोड से सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है किसकी, इथाइलिन की। और ये इथाइलिन C2H4 ये क्या करता है, ये रोकता है ग्रोथ लेटरल बड की। तो अब जो लेटरल बड है वो सिंथेसाइज या उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, लेटरल बड को रोक रहा है। तो जैसा हम देखते हैं कि एपिकल डोमिनेंस देखा जाता है इन केस ऑफ ऑक्सिन, वो चीज़ यहाँ से भी प्रूव हो रही है क्योंकि ऑक्सिन बढ़ा रहा है इथाइलिन को और इथाइलिन लेटरल बड को रोक रहा है। इथाइलिन ऑल्सो सप्रेसेस स्टेम एंड रूट इलोंगेशन को भी सप्रेस करता है इसी तरीके से। सेम वे, in addition to these effect, ethylene is associated with the breaking of seed and bud dormancy। देखिए सीड और बड डॉर्मेंसी का क्या मतलब हुआ कि एक सीड है, मान लेते हैं ये एक सीड है। अब ये सीड कब ग्रो करेगा, जब इसका सीड कोट उतर जाएगा और इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, तब ये क्या करता है, ये ग्रो करता है। तो इसको हम कहते हैं, जब तक ये ग्रो नहीं करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, उसको हम कहते हैं सीड की या फ्लावर की डॉर्मेंसी। जो भी बड है उसकी डॉर्मेंसी की, वो डॉर्मेंट है यानी कि सुस्त है, लेजी है, अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो उसे हमें क्या करना होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इथाइलिन यूज़ होता है, जो कि एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन भी करवाता है लीव्स में, स्टेम्स में, और फ्लावरिंग भी इंड्यूस कराता है कुछ फैमिली में, जैसे कि पाइनएप्पल फैमिली में। इसके अलावा लीफ है, फ्लावर है, उसका सीनेसेंस भी बढ़ा देता है, यानी एजिंग बढ़ाता है। अब बात करते हैं हम लोग बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म की। बायोसिंथेसिस का मतलब हो गया इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंथेसिस कैसे होती है, एंड कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है इसका ब्रेक डाउन कैसे होता है। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं इथाइलिन का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। नाउ अमाइनो एसिड मिथ्योनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। देयर आर सम पॉइंटर्स दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक कि जो अमाइनो एसिड होता है उसका कौन सा अमाइनो एसिड है, मिथियोनिन इसका प्रिकर्सर होता है, यानी मिथियोनिन बनाएगा आपका इथाइलिन गैस। दूसरी बात, रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है वो होता है आपका एडियोमिथ्योनिन टू ACC। सो एडियोमिथ्योनिन से ACC का बनना, आई विल टेल यू होल साइकिल। जो बस अभी आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलिए कि मिथ्योनिन इज द प्रिकर्सर टू इथाइलिन एंड इडियोमिथ्योनिन से ACC का बनना इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी सबसे स्लो स्टेप है, और इसी की वजह से रेट डिटरमाइन होता है। इसमें आपका ACC सिंथेज एंजाइम काम करता है। लास्ट स्टेप जो होता है पाथवे का, उसमें ACC से इथाइलिन बनता है, जिसमें ACC ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए। लास्ट स्टेप, काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे, इसके बाद फाइनली आपका इथाइलिन बन जाएगा और ACC ऑक्सीडेज एंजाइम बना देगा। यहाँ ACC सिंथेज एंजाइम होता है। अब ये जो मिथाइलिन, जो मिथ्योनिन का सल्फोमिथेन ग्रुप होता है,
ये रिसाइकिल हो जाता है वाया यांग साइकिल। मिथ्योनिन का बाकी पूरा जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली यूज फॉर इथाइलिन प्रोडक्शन, एंड जो इसका साइड चेन है, साइड चेन का या साइड ग्रुप का जो मिथाइल और उसके साथ जुड़ा एस ग्रुप होता है, इसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, जिसको यांग ने डिस्कवर किया था, यांग ने बताया था, तो इट वाज यांग साइकिल। और ये बिल्कुल कंजर्व रहती है कंटिन्यू सिंथेसिस के लिए, ताकि हमें बार बार मिथ्योनिन मिलता रहे और बार बार सिंथेसिस होती रहे। सो बिसाइड्स बीइंग कन्वर्टेड टू इथाइलिन, ACC कैन बी कॉन्जुगेटेड टू N-मेलोनाइल ACC। अब इसके अलावा जो इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है वो तो ठीक है, इथाइलिन के फॉर्मेशन के अलावा ये जो ACC है, ये ACC N-मेलोनाइल के साथ बाइंड कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, ये एक अलग प्रोसेस है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब आगे जो हमारा पॉइंट आ रहा है उसमें कहीं AOA आएगा, दैट इज अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, कहीं AVG आएगा, दैट इज अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पूरी पार्ट क्या है, ये हमको पता है, AVO एंड AVG, एंड वी नो द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। अच्छा, वी नो द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। व्हाट वाज द प्रिकर्सर? प्रिकर्सर वाज मिथियोनिन। मिथियोनिन प्रिकर्सर है, लेकिन एग्जैक्ट एकदम इमीडिएट प्रिकर्सर क्या है? ACC। ACC की फुल फॉर्म होती है 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों देखेंगे ध्यान से, हम जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं हम उस जगह पर ध्यान देते चलेंगे। सो आई विल बी जूमिंग दिस पिक्चर सो दैट हम इसको समझ पाएँ अच्छी तरीके से। ये देखिएगा, ये मिथियोनिन है। मिथियोनिन के स्ट्रक्चर में एक ये CH ग्रुप है, दिस इज C अल्फा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ये आपका अमाइनो एसिड है। इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका साइड चेन है। इस साइड चेन में से आपका ये पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है फॉर द सिंथेसिस, लेकिन इन दोनों का क्या होगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, रिसाइकलिंग होती है यांग साइकिल से, और बाकी चीज़ें क्या होगी, एडियो मिथ्योनिन सिंथेज आएगा। तो एडियो का मतलब क्या हो गया, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन बन जाएगा। तो ये एस एडिनोसिल मिथ्योनिन है। आई थिंक आई शुड जूम इन, ओके मैं इसको जूम आउट ही कर देती हूँ, तब ज़्यादा सही दिख रहा है। राइट, अब देखिए यहाँ पर ये आपका मिथ्योनिन था, ATP आया, पायरोफॉस्फेट निकला एंड एक और फॉस्फेट ग्रुप निकला, यानी इसमें ATP का मतलब क्या हो गया, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में से आपका तीनों फॉस्फेट हट गए तो बचा हमारे पास एडेनिन। अब क्या हुआ, इस पूरे मिथ्योनिन ग्रुप के साथ लास्ट वाला जो मिथाइल ग्रुप था ये वाला, इसके साथ आके आपका एडेनिन ग्रुप जुड़ गया, एडिनोसिन ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया, एडिनोसिन ग्रुप जुड़ गया, यानी कि एडेनिन प्लस राइबोज शुगर ये ऐड हो गया। तो दिस इज द राइबोज शुगर, C2' 3' दोनों पे OH है, दिस इज राइबोज शुगर, एडिनोसिन ग्रुप जुड़ गया, इसलिए हमने इसको कहा एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। क्यों, क्योंकि ये सल्फर से आके जुड़ा है, जो यहाँ पर सल्फर था यहाँ से आके जुड़ा है। अब जो पूरा पार्ट हुआ है इसको हम एक बार देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर मेरा एक अमाइनो एसिड था अल्फा, जिसके साथ H जुड़ा हुआ है। अब NH2 जनरली मैं यहाँ पर बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ बना के, एक बार रुकिए। पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, NH3 प्लस H विल बी हियर, C=O-। अब यहाँ से जुड़ा हुआ था एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा आया S, चौथा आया मिथाइल। अब इसके साथ क्या जुड़ा, इसके साथ जुड़ा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये देखेंगे, ये हो गया हमारी राइबोज शुगर। फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर एडिनिन। एडिनिन का स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं, चलिए मैं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। N आ गया, जस्ट अ मिनट, N N N N, ओके, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका अमीनो ग्रुप है। देन दिस इज व्हाट, इट इज एडेनिन, ये है आपका एडेनिन। इस एडेनिन में यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड रहेगा, दिस इज एडेनिन। ये राइबोज शुगर है तो यहाँ OH होगा, यहाँ OH होगा। इस पोजीशन पर हो गया हमारा CH2O, और बेटा ये होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप। 3 फॉस्फेट कौन से होंगे, PO4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो दिस इज ATP, ATP आके जुड़ा,
एक एंजाइम काम कर रहा है इसके ऊपर। कौन सा एंजाइम है? एडियो मिथ्योनिन सिंथेज एंजाइम, जो इसको बनाएगा। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है, इस पूरे ग्रुप को देखेंगे क्या होगा। यहाँ C था, H था, COO माइनस था, यहाँ पर आपका NH3 प्लस था एज इट इज। इसके बाद क्या हुआ, CH2 S। अब इस S से आपका पहले वाला CH3 जुड़ा हुआ है और इसी S से आके जुड़ गया है क्या, एडिनोसिन। ये वाला ग्रुप आपका यहाँ से आके जुड़ गया है, यानी किससे जुड़ा है, एडिनोसिल। यानी बेसिकली ये जो आपका ये वाला ग्रुप था यहाँ से अटैच हो गया। तो यहाँ से जुड़ गया आपका CH2, ये यहाँ पर है O, राइट, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पर आ गया मेरा एडिनिन। व्हाट इज दिस? दिस इज एडिओ मिथ्योनिन या एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। ओके, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन हमको मिल गया। ये जो स्ट्रक्चर आया, अब इसके ऊपर क्या होता है, ACC सिंथेज एंजाइम काम करता है। ACC सिंथेज जो ACC बनाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 1 अमीनो फर्स्ट पोजीशन पर अमीनो है, फर्स्ट पोजीशन पर साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो ग्रुप पे प्रोपेन यानी 3 कार्बन है, 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पे अमीनो ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पे ही कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये बन गया मेरा ACC यानी 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा एंजाइम काम कर रहा है और ACC सिंथेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या कर रहा है बच्चों, इस जगह पर आपका प्रोपेन ग्रुप बना देता है। प्रोपेन ग्रुप बना दिया मतलब कि हमारा एक CH2 ये, एक CH2 ये। अब ये दोनों जिससे जुड़े हैं वो C है, ठीक है। इस C से एक जगह जुड़ा हुआ है NH3 प्लस और एक जगह पर जुड़ा है COO माइनस। तो अब देखो ये वाला पॉइंट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, राइट। C ग्रुप आ गया, O आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, CH2 C, यानी हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं बच्चों, सही है। इस पूरे ग्रुप से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है और इस साइक्लिक को हमने नाम दिया ACC। क्लियर है, ये बन गया मेरा ACC। अब इस ACC पे ACC ऑक्सीडेज बना। ACC ऑक्सीडेज क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी हाफ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज हो जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड कहाँ से रिलीज होगा भाई, HCN यहाँ से रिलीज हो जाएगा, आपका HCN एक रिलीज हो गया इधर, राइट। एक HCN आपका ये रिलीज हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये रिलीज हो गया, तो बचा क्या, इथाइलिन। सिंपल सा लॉजिक है, तो बचा क्या, इथाइलिन। अब कौन सा एंजाइम आया था, ACC ऑक्सीडेज। इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करेगा तो इसको चाहिए होगा ऑक्सीजन और ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस ये क्या निकाल देगा, HCN। कहाँ कहाँ से निकले भाई, यहाँ से निकले। एक तो ये पार्ट निकल गया HCN में से, दूसरा पार्ट यहाँ से निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो बचा क्या, ये दोनों हमको मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द इथाइलिन पार्ट। इज दिस क्लियर? यहाँ से हमें समझ में आ रहा होगा, ये हमें इथाइलिन मिल गया। नाउ अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इस ACC से कभी कभी मेलोनाइल कोएंजाइम में अटैच होके एन मेलोनाइल ACC भी बना सकता है। क्या बना सकता है, एन मेलोनाइल ACC भी बना सकता है। तो उसमें मेलोनिक एसिड इसमें अटैच हो जाएगा, सिंपल सा है। अब अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझा था कि ये कैसे यूज हुआ, लेकिन जो बाकी का पोर्शन था वो कहाँ गया, वो यांग साइकिल में गया, यानी कि एडिनोसिल ग्रुप मिथ्योनिन, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन जो बचा, सो 5 मिथाइल थायोएडिनोसिन, 5 मिथाइल थायोएडिनोसिन जो था, इसमें क्या हुआ, एडेनिन रिलीज हो जाता है। एडेनिन जब ये ग्रुप रिलीज हो गया तो आपके पास बची राइबोज शुगर और बचा ये पूरा ग्रुप। सो इसे हमने कहा एस मिथाइल थायोराइबोज। एस मिथाइल थायोराइबोज पे ATP के प्रेजेंस में 5 मिथाइल थायोराइबोज 1 फॉस्फेट बना। इसके 5 मतलब फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो हमारा बन गया 5 मिथाइल थायो ग्रुप इज CH3H। ये ग्रुप है मिथाइल थायो, ये मिथाइल थायो ग्रुप आ गया जो 5th नंबर पोजीशन पर है और फर्स्ट पे आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ये आपका अटैच होके इसमें ऑक्सीजन काम करता है आपका HCO2 और यानी बाइकार्बोनेट
और आपका फॉस्फोरिक एसिड रिलीज हो जाता है, बन जाता है अल्फा कीटो गामा मिथाइल थायोब्यूटाइरिक एसिड, जो कि फाइनली एक अमाइनो एसिड के प्रेजेंस में मेथियोनिन बना देता है। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट साइकिल ऑकर्स। अब यहाँ हमारे जो मेन एंजाइम थे वो थे एसीसी सिंथेस और था एसीसी ऑक्सीडेज। एसीसी सिंथेस को इनहिबिट करता है इथाइलिन, इनहिबिट करता है इथाइलिन की बायोसिंथेसिस AOA और AVG, यानी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इनहिबिटर हैं। इनहिबिटर किस चीज़ के हैं, ये सीधे ACC ही नहीं बनने देते, इनहिबिटर है और ACC को ही नहीं बनने देते। ACC जो कि हमको पता है इमीडिएट प्रिकर्सर था, उसको नहीं बनने देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये प्रमोट करता है एथाइलिन की सिंथेसिस को, फ्रूट राइपनिंग को, फ्लावर सेनेसेंस को। कौन कौन, इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन, वुंडिंग, चिलिंग, इंजरी, ड्रॉट, ड्रॉट स्ट्रेस एंड फ्लडिंग, ये सब चीज़ें इसको इंड्यूस करती हैं। दूसरी बात, कौन इनहिबिट कर रहा है थाइलिन की बायोसिंथेसिस को, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर कोबाल्ट कर रहा है। कोबाल्ट अगर यहाँ पर होगा तो वो इथाइलिन नहीं बनने देगा, या एरोबायोसिस यानी कि टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी ये नहीं होगा। क्या होता है, राइपनिंग होगी तो इस एंजाइम को प्रमोट करेगी। सो हमने दो चीज़ें देखी, जो फ्रूट राइपनिंग है, फ्रूट राइपनिंग वो आपके या फ्रूट राइपनिंग है या सेनेसेंस है या वुंडिंग है, कोई भी चीज़ है, वो दो एंजाइम्स को मेनली रेगुलेट कर रही है। एक है ACC सिंथेज, एक है ACC ऑक्सीडेज। मेन एंजाइम आपका ACC सिंथेज आ जाता है। आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके ब्रेकडाउन पे। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो इथाइलिन है, क्योंकि ये वॉलेटाइल गैस है तो आराम से रिलीज हो जाती है पूरे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में सिंपल डिफ्यूजन से। सो इथाइलिन का जो कैटाबॉलिज्म है वो सिंपली ऑक्सीडेशन से हो जाता है, यानी कि आप इथाइलिन को C2H4 को सीधे Ca2 में कन्वर्ट करिए और ये बात खत्म। या तो ये CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आप बात कर सकते हैं इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन ग्लाइकॉल में हो सकता है। सो ये एक इथाइलिन मॉलिक्यूल हुआ। इथाइलिन का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो इथाइलिन ऑक्साइड बना, फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सैलिक एसिड, एंड देन फाइनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल मिल गए। ये एक फॉर्म है। सो ये एक इथाइलिन एक इन्फ्लेमेबल पार्ट है, यानी जल सकती है। इट कैन रेडली गोज ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेबल है यानी कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, ऑक्सीजन जैसे ही इससे टकराएगा, ये तुरंत कन्वर्ट होके इथाइलिन ग्लाइकॉल बना लेगा, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज होके इथाइलिन ग्लाइकॉल बना लेता है। इथाइलिन ऑक्साइड बनाया, इथाइलिन ऑक्साइड ने फर्दर इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाया, इथाइलिन ग्लाइकॉल से फिर फाइनली हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है। तो दो चीज़ें, या तो आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल सकता है या तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है इथाइलिन ऑक्साइड से, दो चीज़ें। अब ये काम कैसे करता है इस पर आते हैं। इथाइलिन की सेंसिंग किससे होती है, 2 कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेस रिसेप्टर से होती है, जो कि इथाइलिन रेजिस्टेंट 1 यानी ETR1 के नाम से प्रचलित है, जाना जाता है। इट इज रिलेटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। सो हमारी जो सेल होती है या प्लांट की जो सेल होती है, प्लांट की सेल में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है ये काइनेज रिसेप्टर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। अगर कोई चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है तो हम उस प्रोटीन को कह सकते हैं कि वो प्रोटीन को लोकेलाइज होती है या को ट्रांसपोर्ट होता है इसका, कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है और सिंथेसिस होने के साथ साथ उसका ER के अंदर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वो ER से एक सिक्रीटरी पाथवे को फॉलो करके कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक रिसेप्टर की। तो ये जो 2 कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर है उसको फॉलो करता है, जिसका एक सेंसरी डोमेन होता है। सेंसरी डोमेन जो है इथाइलिन रिसेप्टर का, उसमें 3 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होते हैं जो कि डाइमर की फॉर्म में काम करते हैं, यानी कि 3 डोमेन है, 1 2 3 1 2 3, ये डाइमर के फॉर्म में 3 डोमेन है और ये मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पूरे डोमेन जुड़े हुए हैं और डाइमर के फॉर्म में है। जब इथाइलिन नहीं होती तो ये जो रिसेप्टर है ये क्या होता है, बाकी की जो सिग्नलिंग होती है वो फंक्शनल होती है, यानी जब तक इथाइलिन नहीं है तो पूरी फंक्शनिंग चल रही है। जब ये सिग्नल आता है, यानी कि जैसे ही इथाइलिन आ जाती है तो सिग्नल चेन स्टार्ट होती है विद द प्रोटीन दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1। कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1
ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1 है या CTR1 है, इट इज फिजिकली एसोसिएटेड विद द हिस्टिडीन काइनेज डोमेन ऑफ रिसेप्टर ETR1. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर. फर्स्ट वी विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर. ओके, इसके अंदर 3 डोमेन है बेटा. एक आपका ये पार्ट आ रहा है इसमें, इसके जो 3 डोमेन है 1 2 3, ये 3 डोमेन और ये 3 डोमेन, तो ये डाइमर के फॉर्म में सेंसर डोमेन है ETR1 के. ये फंक्शनली एक्टिव है. कब एक्टिव है? जब इथाइलिन नहीं है. आई टोल्ड यू, जब इथाइलिन नहीं है तब ये फंक्शनली एक्टिव है. उस कंडीशन में कॉपर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये एक्टिव है. एक्टिव के केस में क्या होता है, यहाँ इसका एक एक्टिव मतलब इसका एक हिस्टिडीन डोमेन रहता है. दिस इज द हिस्टिडीन डोमेन. हिस्टिडीन डोमेन से फाइनली आपका CTR1 एक्टिव होता है. CTR1 जब एक्टिव है तो प्रोटीन काइनेज कैस्केड एक्टिवेट होता है. जब प्रोटीन काइनेज कैस्केड मैप काइनेज फैमिली के हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है. फाइनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब न्यूक्लियस में जाते हैं तो बहुत सारे रिस्पॉन्स जीन्स का फॉर्मेशन या एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन जब इथाइलिन होती है तो क्या होगा, जब इथाइलिन होगी तो वहाँ पर ये इसको ब्लॉक कर देगी. ब्लॉक करेगी तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आपके हिस्टिडीन काइनेज के डोमेन थे ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे और CTR1 उससे जुड़ा हुआ था. अभी ये एक दूसरे से अलग हो चुके हैं ETR1, और CTR1 इसके साथ जुड़ के नहीं काम कर रहा है. जब वो एक्टिव नहीं है तो आगे की सारी प्रोटीन काइनेज कैस्केड जो मैप काइनेज को फॉलो करता है वो भी इनएक्टिव हो जाएगी. तो आगे समझते हैं कि जैसे ही आपका यहाँ पर इथाइलिन नहीं है तब CTR1 फॉस्फोराइलेट हो जाता है और प्रोटीन काइनेज कैस्केड एक्टिव होता है, राइट, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते हैं और इथाइलिन रिस्पॉन्स जीन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम बात करें इथाइलिन के प्रेजेंस में, तब ETR1 का अपने रिसेप्टर के साथ मतलब ये रिसेप्टर से बाइंड कर लेती है, जिसकी वजह से CTR1 और ETR1 दोनों आपस में बाइंड नहीं कर पाते. इसकी वजह से प्रोटीन काइनेज कैस्केड रुक जाती है एंड फाइनली दिक्कत हो जाती है. तो अगर हम कहें कि एक रिसेप्टर काइनेज सिस्टम है और वो कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन है, एक्टिव है एंड इज ब्लॉक्ड बाय इथाइलिन यूनिक टू इथाइलिन, सिर्फ इथाइलिन के केस में ये ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, इस पूरे केस में कॉपर क्या काम कर रहा है, कॉपर एक कोफैक्टर का काम कर रहा है. बाकी पूरी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आई होंगी. सी, this is the model for ethylene receptor action based on the phenotype of receptor mutant. एक receptor mutant है, रिसेप्टर जो म्यूटेंट हो चुके हैं उनके बेस पर हमें स्टडी करनी है. तो देखिए, एक हो गया आपका वाइल्ड टाइप. वाइल्ड टाइप में क्या होगा, इथाइलिन बाइंडिंग होगी जिसकी वजह से रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाते हैं और फाइनली रिस्पॉन्स हो जाता है. रिस्पॉन्स मतलब स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ जाता है. लेकिन जब हम बात करते हैं जब इथाइलिन नहीं है तो रिसेप्टर एक निगेटिव रेगुलेटर का काम करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं और वो इथाइलिन के रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं. यहाँ दूसरी बात बोली जा रही है, मतलब इथाइलिन का रिस्पॉन्स कब होगा, जब इथाइलिन होगा, और इथाइलिन जब होगा तो एक्चुअल में इस रिसेप्टर का जो भी फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी. अगर हम दूसरा केस समझेंगे, जब इथाइलिन नहीं है तो रिसेप्टर एक्टिव है और वो इथाइलिन के रिस्पॉन्स को रोक देते हैं. दूसरी बात, लेकिन अगर कोई म्यूटेंट केस आ जाए तो म्यूटेंट केस में क्या हो रहा है भाई, एक मिससेंस म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हुआ है इथाइलिन के बाइंडिंग में. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए आप EIN4 मिससेंस म्यूटेशन की वजह से बाइंडिंग साइट जो होती है वहाँ रिसेप्टर बाइंड नहीं, मतलब इथाइलिन की बाइंडिंग साइट काम नहीं कर रही है और रिसेप्टर उसके लिए इंसेंसिटिव हो चुका है. इस कंडीशन में रिस्पॉन्स नहीं आएगा और जो म्यूटेंट होगा वो एक डोमिनेंट नेगेटिव फिनोटाइप एग्जिबिट करेगा, यानी इथाइलिन इससे बाइंड नहीं करेगी. इथाइलिन बाइंड नहीं करेगी तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं आएगा. सो मिससेंस म्यूटेशन that interferes with the ethylene binding to its receptor but leaves the regulatory site active. इसकी वजह से रेगुलेटरी साइट एक्टिव है जिसकी वजह से एक डोमिनेंट निगेटिव फिनोटाइप एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो फिनोटाइप जैसा यहाँ पे आ रहा था. ठीक है, अगला क्या होता है, दूसरे तरह का म्यूटेशन है डिस्ट्रप्शन इन द रेगुलेटरी डोमेन, यानी बाइंडिंग इथाइलिन की हो या ना हो, इथाइलिन का इधर रेगुलेटरी प्रोसेस काम नहीं कर रहा है. उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्ट्रप्शन म्यूटेशन इन द रेगुलेटरी साइट रिजल्ट इन द कॉन्स्टिट्यूटिव इथाइलिन रिस्पॉन्स. क्योंकि अब इथाइलिन यहाँ पर जुड़े या ना जुड़े, रिसेप्टर का रेगुलेटरी प्रोसेस काम नहीं कर रहा है. काम नहीं कर रहा है तो इथाइलिन का रिस्पॉन्स एक्टिव हो रहा है. क्लियर?
आगे बात करते हैं इसकी सिग्नलिंग की। सो जो इथाइलिन है ये ETR1 के साथ बाइंड करता है, जो कि एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ER मेम्ब्रेन पे। सो देखो ये हो गया हमारा रिसेप्टर हिस्टीडीन काइनेज डोमेन है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, 3 पार्ट हैं जो कि 3 मेम्ब्रेन डोमेन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन डोमेन्स आर प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट थे। फिर इसके बाद आपका हिस्टीडीन पार्ट आ गया, दिस इज कॉपर हियर। अब जब हमारा इथाइलिन होगा तो क्या करेगा, इसको दूर रखेगा। किसको दूर रखेगा, इस ETR1 काइनेज हिस्टीडीन काइनेज डोमेन को CTR1 के साथ जुड़ने से रोकेगा। CTR1 हमारे ER की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये ER के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ तक आया। CTR1 से यहाँ पर बाइंड कर नहीं पा रहा है, तो आगे की प्रोसेसिंग भी नहीं हो पा रही, यानी मैप काइनेज पाथवे नहीं हो पा रहा है। सो देर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इथाइलिन रिसेप्टर में बी प्रेजेंट इन अ सेल, लेकिन इसमें से ETR1 को आपको यहाँ दिखाया गया है। बाकी जैसे ETR1, 2, ERS1, 2, EIN4 बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जा सकते हैं। अगर ये जो रिसेप्टर है डाइमर है, एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसमें आपका कॉपर एज अ कोफैक्टर प्रेजेंट है। क्लियर है। फाइनली आपका RAN1 प्रोटीन इसको क्या करती है, एक्टिव करती है, और इस जो ER है यानी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वहाँ से बनते बनते RAN प्रोटीन के थ्रू फाइनली जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। दिस इज द होल पाथवे। इस केस में EIN2 एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बनाता है। EIN2 क्या है, ये एक इथाइलिन इनसेंसिटिव 2 प्रोटीन है, जो कि ये एक म्यूटेशन है जो कि सभी तरह के रिस्पॉन्सेज को ब्लॉक कर देता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना, EIN4 है, इसी तरीके का एक और होता है जिसे हम कहते हैं EIN2। EIN2 जीन एक प्रोटीन बनाता है जो कि 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन की होती है, जिसमें 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स होते हैं, जो कि NRAMP के जैसे हैं। NRAMP क्या है, नेचुरल रेजिस्टेंस एसोसिएटेड मैक्रोफाज प्रोटीन, दिस इज NRAMP हियर, इट इज NRAMP। EIN2 एक प्रोटीन बना रहा है जो कि एक NRAMP का होमोलॉग है। अब ये एक कैटायन ट्रांसपोर्टर के जैसी होती है, जैसे एनिमल्स में कैटायन ट्रांसपोर्टर है उसके जैसा होता है, तो एक चैनल या पोर की तरह काम करता होगा। अगर आप EIN2 जीन के अंदर म्यूटेशन करते हैं तो ये देखा गया है कि जो जेनेटिक स्क्रीनिंग हुई उसमें दे वर रेजिस्टेंट टू अदर हार्मोन, जैसे जेस्मोनिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, यानी कि वी कैन से EIN2 में बी अ कॉमन इंटरमीडिएट इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ बहुत सारे हार्मोन एंड उनके केमिकल सिग्नल, यानी ABA एब्सिसिक एसिड हो गया, जैस्मिनिक एसिड हो गया, इथाइलिन की सिग्नलिंग होगी, सबकी सिग्नलिंग को ब्लॉक कर सकता है EIN2। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटेंट केस है आपके लिए। आगे हम लोग समझते हैं इथाइलिन क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। सो इथाइलिन mRNA ट्रांसक्रिप्ट के लेवल को मतलब इफेक्ट करता है बहुत सारे जीन्स के, जिसमें वो जीन्स भी आते हैं जो सेल्यूलेज बना रहे हैं या सेल्यूलेज एंजाइम के जीन्स हैं। इसके अलावा राइपनिंग रिलेटेड जीन्स हैं, इथाइलिन बायोसिंथेसिस के जीन है, इथाइलिन की बायोसिंथेसिस के जीन, राइपनिंग से रिलेटेड जीन, सेल्यूलेज बनाने वाले जीन, इनके सिंथेसिस को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है, रेगुलेट करता है। सो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को हम इथाइलिन रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं या ERE कहते हैं। इनको आप क्या कहते हो, इनके जो की कंपोनेंट्स हैं विच मीडिएट दिस इथाइलिन इफेक्ट ऑन द जीन एक्सप्रेशन, दीज आर ऑफ EIN3 फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो EIN3 क्या है, EIN3 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फैमिली है। EIN2 एक म्यूटेंट है जिसको हम एक कैटायन होमोलॉग कह सकते हैं, कैटायन चैनल का होमोलॉग कह सकते हैं, और ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है या ट्रांसपोर्टर है, इसके अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। EIN4 क्या है भाई, EIN4 एक रिसेप्टर का म्यूटेंट है, ये एक रिसेप्टर का म्यूटेंट है। सो वी नो दीज थिंग्स नाउ देर आर एटलीस्ट 4 EIN3 जीन्स। EIN3 जैसे लगभग 4 आपके जीन्स पाए जाते हैं रैबिडोप्सिस में, और उसके होमोलॉग टोमेटो और टोबैको में भी देखे गए। तो जब भी कोई इथाइलिन सिग्नल आता है
तो आपके EIN3 के होमोडाइमर और उसके पैरालॉग यानी कि उसकी जैसी प्रोटीन ये अपने प्रमोटर से बाइंड करते हैं, जीन के प्रमोटर से बाइंड करते हैं, जिसको आप ERF1 कहते हो, जिसे इथाइलिन रिस्पॉन्स फैक्टर 1 कहते हैं, और उसके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं। फिर जब ERF1 बनता है तो ये आपकी प्रोटीन बनाता है जो कि ERE बाइंडिंग प्रोटीन है। ERE यानी कि इथाइलिन रेगुलेटरी इथाइलिन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये बाइंडिंग प्रोटीन से रिलेटेड है ERF1। अब ये क्या करेगा, ये टोबैको है या दूसरी प्रोटीन है, उन सब में, टोबैको में या किसी भी प्लांट में ये देखा गया है, सबसे पहले टोबैको में मिला था, ये क्या करता है, ERE सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, EIN3 ने डाइमर बनाया, होमोडाइमर बनाया, फिर उसके बाद होमोडाइमर से एक जीन एक्टिव हुआ, दैट वाज ERF1। ERF1 ने मतलब क्या हुआ, अपने ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाया। फिर ERF1 ने जब अपने प्रोटीन बनाई, दैट प्रोटीन एक्चुअली वाज EREBP। EREBP यानी कि इथाइलिन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जिसने ERE रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके रुका, मतलब बाइंड किया। बहुत सारे EREBP जो होते हैं वो अप रेगुलेटेड हो जाते हैं इन केस ऑफ इथाइलिन सिंथेसिस। जब इथाइलिन का रिस्पॉन्स जनरेट होता है तब आपके EREBP बहुत सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो EREBP जीन्स हैं ये अरेबिडोप्सिस में भी मिलते हैं और बहुत ही बड़ी फैमिली है, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जो कि इथाइलिन से इंड्यूस होते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा इथाइलिन की बायोसिंथेसिस, सिग्नलिंग, मोड ऑफ एक्शन, कैटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फिजियोलॉजिकल रोल। जहाँ तक आपको समझ ना आए आप प्लीज़ वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब मैं आती हूँ फिजियोलॉजिकल रोल पे। तो अगर हम प्लांट के ऊपर इफेक्ट की बात करें, जब वाटर लॉक्ड सॉइल होती है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है ज़मीन में, तो वहाँ पर हवा नहीं जा सकती सॉइल के अंदर, ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं वाटर लॉक्ड या सबमर्ज्ड प्लांट है, यानी जो पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट्स होते हैं उन जगह क्या होता है, तो वाटर लॉक्ड सॉइल में हाइपोक्सिक कंडीशन आ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस आना लाजमी है। तो अब क्या होगा, इथाइलिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है ACC से इथाइलिन बनने के लिए। हमें ACC ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए था। ACC ऑक्सीडेज को हाफ ऑक्सीजन भी चाहिए थी, अभी हमने पढ़ा। तो अभी जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, यानी इथाइलिन नहीं बनेगा। सो इथाइलिन ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड इज ट्रैप्ड इन द रूट। जो भी सिंथेसिस हो चुकी है इथाइलिन की वो रूट में जाके ट्रैप हो जाती है। एंड इसकी वजह से कुछ जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्यूलेज बनाती हैं। सेल्यूलेज बनाती है तो उसकी वजह से सेल वॉल का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है और कॉर्टेक्स सेल्स अपना प्रोटोप्लास्ट भी लूज करना शुरू कर देती हैं एंड फाइनली दे डिसअपेयर फॉर्मिंग द एयर फिल्ड एरेनकाइमर टिश्यू। सो फाइनली जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं, बाहर की सेल्स होती हैं, उसकी सेल वॉल डिग्रेड हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी, प्रोटोप्लास्ट भी कम होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, तो आपके एयर चैम्बर्स या एयर फिल्ड एरेनकाइमर टिश्यूज बन जाते हैं। सो ये देखिए फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है किस तरीके का बन रहा है वाटरलॉक्ड सॉइल में। सॉइल कॉम्पैक्शन पर डिपेंड करता है, ये बल्क डेंसिटी इंक्रीज कर देता है सॉइल के। फिजिकल की बात करें तो मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, ऑक्सीजन का कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम हो जाता है गैसेस का। केमिकल चेंजेस क्या होंगे, आयरन टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होंगे, इंक्रीज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, रिड्यूस जो भी आपका रिडॉक्स पोटेंशियल है वो और कम हो जाएगा और सॉइल का पीएच कम हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली सॉइल का पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक सॉइल हो जाएगी। दूसरी बात बायोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, मिनरलाइजेशन कम हो गया, एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम हो गई और इमोबिलाइजेशन भी कम हो गया। ये वाटर लॉक्ड सॉइल और सबमर्ज्ड प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखिए इसको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे शुगर केन को नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस एपिकल पार्ट में होती है और एपिकल पार्ट से वो बेस की तरफ चलता है, एक्रोपिटल फॉर्म में, बेसिपिटल फॉर्म में नीचे जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है। बेस की तरफ जाता है तो वो इथाइलिन का प्रोडक्शन कराता है, इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है तो वो टिश्यू से रिलीज होती है और दूसरी जगह पर जाती है।
लेकिन जब वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई तब क्या हुआ, ऑक्सीजन बना और लोकली रह गया, नीचे जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ता है, रिडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाता है, पीएच कम हो जाता है, आयन टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑक्सीजन के अगेंस्ट जा रही हैं। जब ऑक्सीजन लोकल ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से जिब्रेलिन बढ़ेगा, एब्सिसिक एसिड कम करेगा ग्रोथ, उसकी इस पार्ट को कम करेगा। अब इथाइलिन नीचे रह गया है, कहाँ? रूट पार्ट में आपका इथाइलिन रह गया है। ये इथाइलिन क्या करता है, बहुत सारे जीन्स एक्टिवेट करता है, जिसमें आपके सेल्यूलेज जीन्स भी थे, राइट। इनके अलावा NADPH ऑक्सीडेज को करता है, जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनाते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है जिनकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और क्या बन जाता है, एरेनकाइमा फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ देखिए ये कॉर्टेक्स रीजन है, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन। अब कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स है वो डैमेज होकर बड़ी बड़ी आपकी लंबे लंबे पैरेन्काइमा बना रहे हैं, पैरेन्काइमा बन गए। ये सारे इथाइलिन के इफेक्ट हैं। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, changes in the amount of ACC in the xylem sap and ethylene production in the petiole following flooding of tomato plant। अगर आप टमेटो प्लांट को पूरा फ्लड में, मतलब बाढ़ के केस में देखें, बाढ़ हो गई है, टमेटो प्लांट है, उस केस में देखा जाता है ACC का अमाउंट का क्या हुआ जाइलम के सैप में और इथाइलिन के प्रोडक्शन के केस में। तो देखो ये कंट्रोल केस है, इथाइलिन का कंट्रोल है और ACC कंट्रोल केस में कैसा चल रहा है जब फ्लड हो रही है, राइट। ACC जब फ्लड में आ रहा है तो कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इथाइलिन है फ्लड में कितना, नॉर्मल कंट्रोल है ये, लेकिन जब फ्लड में गया तो इथाइलिन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो ACC की सिंथेसिस रूट में होती है, लेकिन ACC कन्वर्ट होता है इथाइलिन में बहुत ही स्लोली। मैंने आपसे ये कहा था ACC से इथाइलिन का बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, राइट। तो अभी जो बहुत ही स्लो हो रहा है एनारोबिक कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा क्योंकि ऑक्सीडेज एंजाइम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब ACC का ट्रांसपोर्ट होगा किससे, जाइलम से होता है टू द शूट, जहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइलिन के अंदर। गैसियस इथाइलिन अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही, तो अब क्या होगा, ये जहाँ पर थी ये वहीं पे रहेगी, यानी अगर ये पिटियोल में बनी है, जो लीफ है उसके बेस में बनी है तो वो वहीं पे रहेगा, या रूट में बनी है तो ये वहीं पे रहेगी। इथाइलिन का प्रिकर्सर ACC जो होता है वो ट्रांसपोर्टेबल है और वो अपनी साइड से कहीं और दूसरी साइड पे चला जाता है। कंडीशन क्लियर हो गई आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सप्रेशन ऑफ स्टेम एंड रूट इलोंगेशन। रूट और स्टेम का इलोंगेशन कैसे रोकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इथाइलिन की वजह से इलोंगेशन स्टेम और रूट का भी रुक जाता है, स्पेशली डाइकॉट प्लांट में, जिसकी वजह से स्टेम है, रूट्स हैं, ये थिक हो जाते हैं। थिक हो जाते हैं कैसे, रेडियल एक्सपेंशन हो जाता है सेल्स का। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखिए क्या था, ग्रोथ शूट और रूट की बहुत ज़्यादा नहीं थी। कंट्रोल प्लांट ये है, ऑक्सीजन की वजह से ये हुआ और इथाइलिन की वजह से ये हुआ। सो रूट और स्टेम कैसे हो गए, थिक हो गए, यहाँ से थिक हो गए और बड़े भी हो गए, सॉरी छोटे हो गए, विच इज कॉज्ड बाय इथाइलिन इज ऑफ सर्वाइवल वैल्यू फॉर डाइकॉट सीडलिंग्स इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सॉइल से निकल रहे होते हैं वो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं इनको छोटा करना। दूसरा इफेक्ट आता है आपका फ्लावरिंग पे। क्या इफेक्ट है, तो क्योंकि जो आपके इथाइलिन है ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, सो प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इन मैंगोज एंड, लेकिन इसके अलावा जो प्रमोशन है, मैंगो है, ब्रोमेलियाइट्स हैं, इन सब में क्या होता है, इथाइलिन की वजह से मैंगो का और ब्रोमेलाइट का जो फ्लावरिंग है वो बढ़ जाती है। और एक इथाइलिन रिलीजिंग सब्सटेंस होता है, इसे हम एथ्रिल या एंथेफोन कहते हैं, विच रैपिडली ब्रेक्स डाउन इन वाटर एट न्यूट्रल और एल्कलाइन pH टू फॉर्म इथाइलिन एंड इट इज़ यूज फॉर फ्रूट प्रोडक्शन इन हॉर्टिकल्चर। तो अभी देखा जाता है कि कुछ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है, तो उसके लिए क्योंकि हम गैस तो कहीं से नहीं ला सकते, इथेनॉल एक गैस है, इथाइलिन एक गैस है। अब इसमें आपका एथरल और इथेफोन है, जब आप पानी में इसे घोलते हैं या नेचुरल या एल्केलाइन pH पर आप इसे घोलते हैं तो उससे आपकी इथाइलिन गैस बनती है और उसकी वजह से उसका इफेक्ट आप फ्लावरिंग पे देख सकते हैं। तो फ्लावर प्रोडक्शन करना है, फूड प्रोडक्शन करना है, आप इससे करा सकते हैं। ये आपका इफेक्ट दिखाया जा रहा है।
कम कंसंट्रेशन पे इथाइलिन का जितना ज़्यादा आपने कंसंट्रेशन देते गए फ्लावरिंग रिड्यूस हो गई है, लेकिन इन केस ऑफ मैंगो है, ब्रोमेलाइड है, यहाँ पर ये फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। इंडक्शन ऑफ फ्लावर एंड लीफ सेनेसेंस, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्लाइमेक्ट्रिक राइज होता है, यानी टेम्परेचर बेस्ड है, रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फ्लावरिंग उस टाइम पे, एंड इन इथाइलिन प्रोडक्शन विच इवेंचुअली कॉजेज सेनेसेंस, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इथाइलिन प्रोडक्शन होता है जिससे फाइनली सेनेसेंस होता है। सो पेटल्स में विल्टिंग शुरू हो जाती है, यानी मुरझाने लगते हैं, पेटल्स मुरझाने लगते हैं जब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट परमिएबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर है या सॉल्यूट है उसका लॉस होना शुरू हो जाता है सेल वॉल से और इंटरसेलुलर स्पेसिस से। इसके अलावा पॉलिनेशन जो होता है इसकी वजह से भी रेट ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। कैसे? एसीसी का ट्रांसलोकेशन होना शुरू हो जाता है स्टिग्मा से, एंड इसकी वजह से इथाइलिन रिलीज होता है और सेनेसेंस होता है। तो जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन की वजह से जो भी इंसेक्ट है वो जाके जब पॉलिनेट करेगा, कट करेगा, तो उससे एक वुंड आएगा, फिजिकल ट्रॉमा हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, इथाइलिन का प्रोडक्शन होगा और एसीसी जाइलम के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचेगा, स्टिग्मा से आगे पहुंचेगा दूसरे पार्ट्स में, वहां फिर इथाइलिन रिलीज होगा तो डेफिनेटली सेनेसेंस होगा। फिर हम आते हैं फिजियोलॉजिकल रोल पे। फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन का एक बहुत बेसिक नोन रोल होता है फॉर इट्स इफेक्ट ऑन फ्रूट राइपनिंग, यानी फलों को पकाने में। सो जैसे आप डेवलपमेंट के टाइम पर जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं वहाँ एक रेगुलेटेड बर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी रेट का, जिसके बाद इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। So this is accompanied by the expression of genes which are responsible of development of fruit color, flavor, texture. तो किसी फ्रूट का एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है, टेक्सचर होता है, कलर होता है, वो कब आता है? जब इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है। सो जो भी फ्रूट्स होते हैं उन्हें आप क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक बोल सकते हैं। किस बेसिस पर? कि कभी आपका जो राइपनिंग है वो रेस्पिरेशन की वजह से हो रही है या नहीं। अगर रेस्पिरेशन ज़्यादा है और तब राइपनिंग हो रही है तो ये क्लाइमेट्रिक है। अगर रेस्पिरेशन ज़्यादा है या कम है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है राइपनिंग पे, तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। हम क्लाइमेट्रिक की बात कर रहे हैं। एक दूसरा डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, कि जो राइपनिंग होती है क्लाइमेट्रिक फ्रूट की, इट इज़ फॉलोड बाय इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इथाइलिन का रोल यहाँ एक्टिव हो जाता है। जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होंगे वहाँ पर आपका इथाइलिन बनेगा और वहाँ पर इथाइलिन का यूज़ भी आएगा। जैसे कि आप इस कच्चे बनाने को देखेंगे, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा बनाना, ओके। इसमें अगर आप इथाइलिन ऐड करते जाते हैं तो आपका ये पकना शुरू हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। इसके अलावा लास्ट में आप क्या कह सकते हैं कि जो इफेक्ट है आपके इथाइलिन का, इट हैज़ ऑल्सो बीन स्टडीड इन द प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, इनिबिशन ऑफ बड डोरमेंसी, एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म करना, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन करना, फ्लावर सेक्स का एक्सप्रेशन करना मोनोशियस स्पीशीज़ में। मोनोशियस स्पीशीज़ वो होती है जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। सो मेल फीमेल अलग अलग हैं, उस चीज़ में एक्सप्रेशन कराना। सेक्स पार्ट का किसी में पॉलन बनेंगे तो दूसरे में गाइनीशियम बनेगा, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। इसके अलावा आपका सेल डेथ है यानी एपोटोसिस है या पैथोजन रिस्पॉन्स है, यहाँ पर सब जगह इथाइलिन काम करेगा। इसके अलावा इकोलॉजिकल रोल भी है इथाइलिन का। इथाइलिन की सिंथेसिस में आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है व्हेन द प्लांट इज सब्जेक्टेड टू ओजोन एंड अदर टॉक्सिक केमिकल, टेम्परेचर एक्सट्रीम, ड्रॉट, अटैक बाय पैथोजन, हर्बीवोर और बाकी सारे स्ट्रेस। किसी भी ऐसे स्ट्रेस में इथाइलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन जब इथाइलिन का होता है तो उससे लीव्स और फ्रूट्स का झड़ना शुरू हो जाता है, डैमेजिंग शुरू हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन बाय प्लांट्स अटैक्ड बाय हर्बीवोर, हर्बीवोर जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, जब वो पौधों को खाते हैं उससे भी इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है। एंड या फिर अगर पैथोजन को इन्फेक्ट करे तब भी आपका इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अलावा कंपाउंड भी बनाते हैं जो कि आपके टॉक्सिक होते हैं टू द पेस्ट। ये सारी चीज़ ना, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन करना, फ्लावर सेक्स का एक्सप्रेशन करना मोनोशियस स्पीशीज़ में। मोनोशियस स्पीशीज़ वो होती है जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। सो मेल फीमेल अलग अलग हैं, उस चीज़ में एक्सप्रेशन कराना। सेक्स पार्ट का किसी में पॉलन बनेंगे तो दूसरे में गाइनीशियम बनेगा, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम।
इसके अलावा आपका सेल डेथ है यानी एपोप्टोसिस है या पैथोजन रिस्पॉन्स है, यहाँ पर सब जगह इथाइलिन काम करेगा। इसके अलावा इकोलॉजिकल रोल भी है इथाइलिन का। इथाइलिन की सिंथेसिस में आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है व्हेन द प्लांट इज सब्जेक्टेड टू ओजोन एंड अदर टॉक्सिक केमिकल, टेम्परेचर एक्सट्रीम, ड्रॉट, अटैक बाय पैथोजन, हर्बीवोर और बाकी सारे स्ट्रेस। किसी भी ऐसे स्ट्रेस में इथाइलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन जब इथाइलिन का होता है तो उससे लीव्स और फ्रूट्स का झड़ना शुरू हो जाता है, डैमेजिंग शुरू हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन बाय प्लांट्स अटैक्ड बाय हर्बीवोर, हर्बीवोर जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, जब वो पौधों को खाते हैं उससे भी इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है। एंड या फिर अगर पैथोजन को इन्फेक्ट करे तब भी आपका इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अलावा कंपाउंड भी बनाते हैं जो कि आपके टॉक्सिक होते हैं टू द पेस्ट। ये सारी चीज़ें हो गई। एक फास्ट लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या कि इनहिबिटर ऑफ पाथवे ऑफ इथाइलिन सिंथेसिस कौन से होते हैं इनहिबिटर? सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट जो दो चीज़ें यूज टू एक्सटेंड मार्केटली द लॉन्जिविटी ऑफ द कार्नेशन फ्लावर, बेसिकली नॉट दैट। एक एवीजी इसमें क्या होता है, इसमें सिल्वर सॉल्ट होता है। सिल्वर सॉल्ट इस इथाइलिन की सिंथेसिस को रोकते हैं। सिल्वर सॉल्ट इज डिफरेंट, ये रोकते हैं जिसकी वजह से कार्नेशन फ्लावर की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। इथाइलिन गैस volatilizes easily from the tissue and may affect the other tissues or organs nearby। इसीलिए जो इथाइलिन ट्रैपिंग मैकेनिज्म है वो यूज की जाती है फ्रूट, वेजिटेबल या फ्लावर को स्टोर करने के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बेंट है इथाइलिन का, जिसकी वजह से इथाइलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है इन एप्पल स्टोरेज रीजन फ्रॉम 250 टू 10 माइक्रोलीटर विच मार्केटली प्रोलॉन्गिंग द स्टोरेज लाइफ ऑफ द फ्रूट। तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज हम कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फ्रूट। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट है जो एब्जॉर्ब कर लेता है इथाइलिन गैस को। ओके, सो अभी तक के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया है आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ब्रिंग यू अनदर वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू press the bell icon. Thank you so much guys. Take care. Bye bye.